वाटर की लाइफ एकदम चिल चल रही थी, बट जैसे ही वाटर की लाइफ में सॉल्ट की एंट्री हुई, वाटर की लाइफ एकदम चेंज हो गई, लाइफ हिल गई पूरी। ऐसा क्या हुआ भाई? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, एफपी गिर गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, और इमोशन सारे हिला के रख दिए। एंड वाटर बी लाइक, तुम मेरे दुश्मन हो। भाई सॉल्ट ने पूछा ऐसा क्या ही हुआ? मैं तो एक छोटू सा पार्टिकल हूँ। इफ अगर मैं ऐड भी हो जाता हूँ वाटर में तो इतना क्या चेंज आने वाला है? तो चेंज तो आया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हुए। और ये जो प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, क्यों आता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज। दैट इज, हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ये हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ना, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। बट मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के, जो डिपेंड करेंगे, याद रखना, याद रखना, किस पे डिपेंड करेंगी? ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे। उनका मोल फ्रैक्शन ले लो, उनका कॉन्सेंट्रेशन ले लो, तो किस पे डिपेंड नहीं करेंगे। उनका किससे लेना देना नहीं है, उनका लेना देना नहीं है नेचर से, है ना। नेचर कोई भी हो, सॉल्यूट पार्टिकल्स का फर्क नहीं पड़ता है। किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से। आपको पता है सॉल्यूशन किससे बनता है? एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। हम बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ते हैं, है ना। आपके क्वेश्चन में बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है। तुम्हारा जो सॉल्ट था वो क्या था? सॉल्यूट था। वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो जैसे ही सॉल्यूट की सॉल्वेंट में एंट्री हुई, अभी कितने सॉल्यूट की एंट्री होती है उस पर डिपेंड करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन से 4 पढ़ने हैं? कौन से 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं देख लो। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। जिनको लगता है बोरिंग है, गलत हो। जिनको लगता है कि नहीं समझेगा, नहीं होगा, तुम लोग भी गलत हो। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, 4 ही प्रॉपर्टीज है एंड आई कैन गारंटी कि हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी ये होता क्या है समझो, स्टोरी की जैसे समझना, स्टोरी लाइन फॉर्म करके समझना कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो यहाँ पे हमने एक लिया प्योर सॉल्वेंट। क्या है हमारे पास? प्योर सॉल्वेंट। तो मानो ये उसकी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। और ये जो वेपर्स बनाएगा, है ना, ये तो कुछ वेपर्स बनाएगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और वो जो वेपर्स है वो कुछ प्रेशर लगाएंगे, है ना। प्योर सॉल्वेंट्स ने वेपर बनाए और वो जो वेपर्स है वो क्या करेंगे? इस पे प्रेशर लगाएंगे। तो वो प्रेशर को हमने क्या माना? पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है? प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका प्रेशर? प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। इतना समझ में आया। अभी एक होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी डिफरेंस नहीं पता तो मैं बता दूं आपको कि एक होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या? इट कैन फॉर्म वेपर्स इजीली, है ना, जो इजीली वेपर्स बना दे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। को जो इजीली वेपर्स बना दे वो क्या होगा भाई? वो होगा वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल ये क्या होगा? ये वेपर्स नहीं बनाएगा, डीट नहीं बनाएंगे हम वेपर्स, डज नॉट फॉर्म वेपर्स। ठीक है, तो यहां पे वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये कैसा है भाई? वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो ये वेपर्स बनाएगा। ये नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर्स नहीं बनाएगा, इसको मान लो बी। ठीक है, वेपर नहीं बनाता, इसकी लेयर तो है, तो बी के कोई वेपर्स बन रहे क्या? नहीं। ये जो है इसका वेपर बन रहे क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नहीं बन रहे। बट अभी क्या होगा? अगर हमने
इसको इसमें ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में हमने ऐड किया, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, है ना? क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है उस पे दोनों मिक्स है, मतलब यहाँ पे ए भी होगा बी भी होगा। तो यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे बी भी है, बट यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं बेटा वो किसकी वजह से बन रहे हैं? यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से बनेंगे। यहाँ पे वेपर्स किसकी वजह से बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से, क्योंकि बी तो कोई भी, बी जो है वो कोई भी वेपर्स बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में वेपर्स बनेंगे, बट किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ ए के कारण। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसने बहुत सारे वेपर्स बनाए, उसने जो वेपर्स बनाए उन्होंने जो प्रेशर लगाया दैट इज पी नॉट ए। यहाँ पे जब हमने मिक्स किया उसको, जिसको सॉरी जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसको क्या किया हमने? एक सॉल्वेंट में, ये वाले प्योर सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया, तो हमारा एक सॉल्यूशन बना। जो सॉल्यूशन बना उसमें जो वेपर्स है वो किसके कारण है? वो सिर्फ और सिर्फ ए के कारण है। यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको हमने बोल दिया पी ए। ये जो प्रेशर लगा रहे हैं, ये जो ए वाले पार्टिकल्स, ये जो ए वेपर्स फॉर्म हुए, ए की वजह से वेपर्स फॉर्म हुए, वो जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज पी ए। अब मानो कि जब भी हमने ये सॉल्वेंट ऐड किया, ये जब भी हमने ये सॉल्यूट ऐड किया, तब क्या हुआ? वेपर्स बनना कम हो गया, वेपर्स बनना रिलेटिवली कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना? यहाँ पे प्योर की वजह से ज्यादा वेपर बनेंगे, जब दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर कम हो गया, तो प्रेशर भी कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कम हुआ। तो ये यहाँ पे समझो नो वेपर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आर फॉर्म, ये हमने बता दिया। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? सोल्यूशन का डिक्रीज हो रहा है, और इसके रिलेशन में हम लोग जो निकालेंगे उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या हो रहा है देखो, हमने रॉल्स लॉ पढ़ा है, राइट? तो ये क्या बोलता है कि जो पी टोटल है ना, रॉल्स लॉ से कि जो हमारा पी टोटल है दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अभी पी ए किसके बराबर होगा? ये बेटा हमने कर लिया, ये हम लेक्चर में करेंगे। पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे पी नॉट बी कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कोई वेपर से नहीं बन रहे, तो पी नॉट बी इज 0। अगर पी नॉट बी 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो पी टोटल है वो किसके बराबर है? पी नॉट ए काई ए के। काई क्या है मैम? ये एक्स एक्स क्या है? ये काई क्या है? दिस इज मोल फ्रैक्शन। काई क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन है। गाइस मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ रखा है ये, ओके? तो ये जो पी टोटल है किसके बराबर हुआ? पी नॉट ए काई ए के बराबर। नाउ अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या हुआ? चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ? वेपर प्रेशर में। तो इसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेंज इन वेपर प्रेशर है ना, चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डेल्टा से। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जो बड़ा है माइनस जो छोटा। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? पी नॉट ए। ज्यादा इसके वेपर फॉर्म हुए एज कंपेयर टू पी ए। पी नॉट ए के ज्यादा वेपर्स फॉर्म हुए एज कंपेयर टू पी ए। तो हम लोग डेल्टा पी लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए। हाँ, डेल्टा पी की वैल्यू हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए। अगर मैं आगे और लेके जाऊं तो हमारी पी ए की वैल्यू क्या है? पी नॉट ए का ए है ना। पी ए क्या है? पी नॉट ए का ए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इस वैल्यू को। पी नॉट ए ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए का ए। बिल्कुल। अभी ये जो डेल्टा पी है वो और किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैं पी नॉट ए को कॉमन निकालू तो ये क्या बन जाएगा?
1 माइनस का ए। अभी हमें पता है जब हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े तब एक चीज मैंने बताई थी, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। याद है क्या ये? तो अगर मैं ये लिख दूं कि मोल्स ऑफ बी जो है वो इक्वल है 1 माइनस काई ए, तो क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। मोल्स ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 माइनस काई ए के इक्वल हो जाएंगे। तो 1 माइनस काई ए तो हमारा यहां पे भी है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई बी। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे काई बी क्या है? 1 माइनस काई ए। तो हमने क्या किया? डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसे निकालते हैं? याद है क्या फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb, है ना। और यहाँ पे एक और लिख देते हैं NXA, काई ए किसके बराबर होगा? काई Na मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, ये फॉर्मूलाज हमने कर रखे हैं। तो क्या मैं काई बी की जगह ये लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। चलो देखो यहाँ पे अभी अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये ठीक है? यहां तक कोई कष्ट दिक्कत नहीं। अभी देखो यहां से आगे क्या करना है। अगर मैं बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करूं, है ना, अगर मैं बोलूं कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब क्या? किसके मोल्स कम होने चाहिए? हमारा जो सॉल्यूट है उसके मोल्स कम होने चाहिए। बिल्कुल, है ना। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ही है कि जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसे बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो क्या मैं यहां से एनबी को निग्लेक्ट कर सकती हूँ? मोल्स ऑफ बी को? बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? डेल्टा पी किसके बराबर होगा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ एन ए। अभी डेल्टा पी को क्या हम ये लिख सकते हैं? पी नॉट ए माइनस पी ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। ठीक है, अभी आगे देखो। मोल्स का फॉर्मूला दुनिया को आता है ना, सारे बच्चों को आता है। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स क्या होंगे? गिवन मास या फिर वेट। मोल्स ऑफ बी निकालने हैं। मोल्स ऑफ बी क्या हो गए? मास अपॉन मोलर मास ऑफ बी। और मोल्स ऑफ ए क्या होंगे? मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। क्या ये वैल्यूज में यहाँ पे लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। और मोल्स ऑफ ए क्या होगा? मोल्स ऑफ ए डब्ल्यू ए। और ये जो है नीचे आएगा तो नीचे से हम ऊपर लेके जा सकते हैं इनटू द न्यूमरेटर। तो ये मोलर मास ऑफ ए। देखो याद रखो,
जो मास है, जो गिवन मास होगा उसको W से हम रिप्रेजेंट करें तो गिवन मास इनटू मोलर मास ऑफ ए। अगर B इधर आ रहा है तो A इधर आएगा, अगर B का मोलर मास है तो A का मास आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूला। बेटा यहां से दिस इज इट, इधर ये पूरा डेरिवेशन है, ये पूरा फॉर्मूला है, इसके बाहर इधर सब कुछ हो जाएगा आपका, जितने भी वैल्यूज है, जितना भी आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, जो भी करना है यहां से हो जाएगा। अभी ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको ही बोलते हैं RLVP। मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था उसके रिलेटिव ये जो चेंज आया उससे हमने कंपेयर किया ना, किसी से रिलेट करके निकाला हमने, दैट इज वाई ये जो है इसको हम बोलते हैं RLPV, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये अपना हो गया फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी यहां पे खत्म होती है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ एलिवेशन मतलब क्या? एलिवेशन मतलब क्या? बहुत बार सुना होगा एलिवेट होना। एलिवेट होना मतलब इंक्रीज होना, है ना? एलिवेट होना मतलब क्या? इंक्रीज होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। अभी ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? सेम लिख दो, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए पार्टिकल्स प्रेजेंट। ये जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये है ना, ये कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे वेपर्स बना रहा है, तो इसको हमने बोल दिया T0B, है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये बॉइल होगा उसको क्या बोल दिया? T0B। अभी ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, इसको बोल दो T। बेटा ये तो वेपर्स फॉर्म नहीं कर रहा है, ये वेपर्स फॉर्म नहीं कर रहा है, सेम उधर का ही केस है। वापस टाइम वेस्ट नहीं करते, ये ज्यादा लंबा नहीं करना है। अब वो बताइए ये वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा, बट जब इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम जब वाटर में या फिर प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? कॉमन सी बात बताओ, यहाँ पे जल्दी जल्दी वेपर्स फॉर्म होंगे, है ना? टेम्परेचर एक सर्टन बॉइलिंग पॉइंट पे, मान लो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है, यहाँ पे 100 डिग्री पे वेपर्स फॉर्म। बट क्या अगर हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सुक्रोज मान लो, सुक्रोज डाल दिया, तो क्या ये उतने ही फास्ट उसी टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, उसी टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, है ना? टेम्परेचर ज्यादा होना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ऊपर आएगा। ग्राफ में मान लो, अगर ये ग्राफ है तो अगर प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो जब हम लोग सॉल्यूशन को बॉइल करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, है ना? ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई जो चीज बॉइल नहीं हो रही है, मतलब जो वेपर्स फॉर्म इजिली नहीं कर रही है, उसको अगर हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। कब बॉइल होगा? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। बॉइलिंग कब होगी? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब होगा बॉइलिंग। तो अभी मानो यहाँ पे तो वेपर्स फॉर्म हुए, यहाँ पे वेपर्स फॉर्म नहीं हो रहे थे, हमने वेपर RLPV देखा, है ना? RLVP देख लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहां पे यहाँ पे ज्यादा वेपर्स बन रहे थे, यहाँ पे कम वेपर्स बने, तो ये उतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाए उतने वेपर्स फॉर्म करने के लिए हमें ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, है ना? वो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितने उससे इक्वल करने के लिए वेपर्स उतने फॉर्म करने पड़ेंगे, तब जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होगा। तो उसको करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा टाइम तक देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। जो हमारा सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे लिख दे,
टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। मतलब बेटा जो नॉट लग रहा है ना, वो मतलब प्योर स्टेट की बात हो रही है, प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। जहां पे टी नॉट बी लग गया, पी नॉट ए लग गया, ये सारे क्या है, किसकी बात हो रही है, प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। अभी मुझे बताओ, चेंज आया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, बट किसकी वजह से, ये चेंज किसकी वजह से आया, ये चेंज किसकी वजह से आया, तो अगर डेल्टा टी बी की बात करें तो ये चेंज किसकी वजह से आया बेटा, ये चेंज आया हमने जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड किया, है ना, जब सॉल्यूट को ऐड किया तब चेंज आया। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टी बी जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, डेल्टा टी किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। अब यहां पे हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी जो है, डेल्टा टी बी जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है। मोलारिटी नहीं, क्या, मोलालिटी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है। अभी मोलालिटी ही क्यों, मोलालिटी क्यों, इसका क्या रीजन है, हमने मोलालिटी क्यों चूज किया, बिकॉज हमें पता है कि जो मोलालिटी है is independent of temperature। पता है ना ये कि जो मोलालिटी होता है इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, इसलिए हमने मोलालिटी को चूज किया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो हम लिखते हैं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी स्मॉल एम। कैपिटल एम मोलारिटी के लिए यूज करते बेटा, हमें मोलालिटी की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, टी बी, सॉरी क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम यूज करेंगे। ओके, अब मुझे बताओ मोलालिटी मतलब क्या। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर हटानी होगी तो हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये हमें पता है, तो कांस्टेंट के बी ले लेते हैं। अभी ये के बी क्या है, के बी क्या है, क्या है ये विलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये एक पता चल गया जो हमारा टी बी होगा दैट विल इक्वल टू के बी एम, मतलब के बी क्या है, विलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी हमें पता है कि जो मोलालिटी है क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन बरोबर लिखा कि नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है अपना मोलालिटी। तो क्या हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, टी बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, यूनिट क्या है बेटा, केजी मेंशन करना है। अभी एन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ये लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दो भाई, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो हाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन ऑफ सॉल्वेंट, नहीं इनटू 1 ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। सही लिखा, एन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दी डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब ये मैम हमें ये केजी में नहीं चाहिए, हमें ये ग्राम्स में चाहिए, है ना, ये वैल्यू हमें अगर ग्राम्स में चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी
अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू लिख दो 1000, ये आ गया भाई आपका ग्राम्स में। डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी, यस टीबी माइनस टी नॉट बी विल बी इक्वल टू के बी सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, कहां से क्या आ रहा है सब समझ में आ रहा है, ठीक है समझ लेना इतना। अभी इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा भाई, ना जो हमारा कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या होगा, के बी का यूनिट क्या होगा। तो यहां से यहां पे देखो डेल्टा टी बी किसके बराबर है, के बी एम, यूनिट की बात हो रही है, ठीक है यूनिट फाइंड कर रहे हैं हम, इसका क्या होगा। तो जो डेल्टा टी बी है के बी एम के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन मोलालिटी, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेम्परेचर मतलब क्या, केल्विन अपॉन ये क्या हो जाएगा मोल पर केजी, तो ये हो जाएगा के बी इक्वल्स टू के, ये ऊपर चला गया इनवर्स हो गया, और ये केजी, ये क्या हो गया अपना यूनिट हो गया। क्लियर, यहां तक क्लियर है, यहां तक ये हमने क्या कर लिया, हमने अपनी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट। ये क्या था, ये हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट इसका एक ग्राफ भी है, क्या है ग्राफ भी है, सिंपल सा ग्राफ है, देखो सिंपल सा ग्राफ है ऑफ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है, ये हमने क्या किया, ये प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, एक लाइन लगा दी, यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया, वाई पे प्रेशर लिया। तो जब हम लोग सॉल्वेंट की बात करेंगे, वाह भाई वाह, जब हम लोग सॉल्वेंट की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पे आ रहा है, तो प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस टेम्परेचर पे आ रहा है। बट हमारा जो सोल्यूशन बना, हमारा जो सोल्यूशन बना, इसके जब वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए, ये सेम टेम्परेचर है ना, ये सेम इधर वेपर्स फॉर्म, इसके किसके वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए, प्योर सॉल्वेंट के, यहाँ पे सॉल्यूशन के वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए, तो ये आया टीबी, मतलब ये टीबी मतलब क्या, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी ये डेल्टा टीबी क्या है भाई, इन दोनों का डिफरेंस, डेल्टा टीबी किसके बराबर, किसके ज्यादा है, किसको टाइम लगे, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, टीबी का, तो ये टी नॉट बी। क्लियर, क्लियर, ये ग्राफ समझ में आ गया, सिंपल सा ग्राफ है ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फिर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अपने दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गए, अब और दो बाकी है। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे सेम यहाँ पे तो ये सेम ही चीजें हो रही है, हमने क्या किया, वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, उसमें नॉन सॉल्वेंट लिया, वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, इसके कुछ वेपर्स बन रहे होंगे है ना, इसके कारण कुछ वेपर्स बने, वो वेपर्स कुछ प्रेशर लगाएंगे और इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना, इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट। बट हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो हमारा जो सोल्यूशन बना, जो सोल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा था, उसका क्या आ रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा था। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्वेंट का, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे फ्रीज ये होने चाहिए उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, बिकॉज
जो वेपर प्रेशर है, देखो यहाँ पे लिख दिया, सोल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के बराबर बनेगा, तब जाके सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो जैसे कॉमन सेंस वापस से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे ये जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आएगा, दैट इज डिप्रेशन। बेटा डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं है ना, डिप्रेशन मतलब कम होना, एलिवेशन मतलब बढ़ना। जैसे ही इनका मिक्सचर होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, तो दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, है ना, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। ठीक है, दुनिया जानती है यही डेफिनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्ट, हमें पता है ना। ये जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम आता है। ठीक, ओके, चलो देख लेते हैं कि कितना चेंज आएगा, है ना, कितना फर्क पड़ जाएगा। हमें पता है कि जो डेल्टा टीएफ है या फिर डेल्टा टीएफ, ये किसका ज्यादा होगा, मुझे ये बताओ किसका ज्यादा। हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट इधर ये ज्यादा है, टी नॉट एफ ज्यादा है, टी एफ कम है, तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब ये किस पे डिपेंड करता है, चेंज किस पे, किसकी वजह से चेंज आया, तो सेम डेल्टा टी एफ किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, क्यों चेंज आया, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया इसलिए चेंज आया। तो डेल्टा टी एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये साइन हटानी है तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यहां पे भी हम क्या लेंगे, कौन सा टर्म लेंगे, हम लोग यूज करेंगे मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी वापस से, रीजन बीइंग द सेम, क्यों हम मोलालिटी यूज करते हैं, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी के एफ क्या है, के एफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है ये, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अभी सेम बेटा सेम समझते जाना, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या सेम यहां पे डेरिवेशन आएगा। देखो डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, के एफ, और हमें पता है मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। सेम लिख दो, किसमें लिया ये हमने ये लिया केजीज में। मोल्स पता है हमें, मोल्स कैसे हम निकालते हैं, सेम है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बस देखते जाना, TF is equal to मोल्स में सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, ये किसमें है, केजीज में। अभी इस केजी को हमको क्या करना है, हमें चाहिए ग्राम्स में, तो हमने जो लास्ट टाइम किया वही हम करेंगे, KF अपॉन इनटू ये आ गया अपना ग्राम्स में। ये होता है आपका क्या, ये है आपका डेल्टा टीएफ। क्या लिख सकते हो, चलो बता दो बेटा, कुछ छोटा सा इश्यू आ गया था, लेट्स कंटिन्यू। क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर है भाई, टीएफ माइनस टी नॉट एफ माइनस टीएफ, ये हो जाएगा के एफ ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon molar mass of solute into mass of solvent
in grapes. Yes, this is our change या फिर क्या है ये, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अभी इसका यूनिट क्या होगा भाई, वही तो होगा के एफ किसके बराबर है, देख लो डेल्टा टी एफ किसके बराबर है, के एफ एम. तो के एफ मोलालिटी किसके बराबर होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम. ये आ जाएगा केल्विन अपॉन मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी. तो डेल्टा के एफ की वैल्यू आ जाएगी अपनी के मोल इनवर्स के जी. ठीक है क्या, ये तो इजी लगना चाहिए भाई. जब हमने डिप्रेशन इन, अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ लिया तो ये तो फटाफट मैं करे बिना ही आप लोग कर देते थे. इतना सिंपल है ये. ओके चलो लास्ट या फिर उससे पहले इसका ग्राफ रह गया भाई, इसका ग्राफ. ठीक है, ये बस वही लिखा है बेटा, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं सॉल्वेंट को, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है एंड बिकम इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर. इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. देखो ये जो अपना सॉल्वेंट है ना, यहाँ पे क्या किसका ग्राफ जा रहा है, सॉल्वेंट का. अभी इसको हम वेपर प्रेशर से ये नहीं कर सकते है ना, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है. यहाँ पे सोल्यूशन देख लो, बस हमें क्या याद रखना है, चेंज याद रखना है. लिक्विड सॉल्वेंट है, ये क्या हो रहा है देखो, फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जा रहा है. फ्रीजिंग पॉइंट क्या, ये टेम्परेचर यहाँ पे कम है ना, तो जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, मतलब ये जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है. जो अपना सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब टेम्परेचर कम है, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, टेम्परेचर कम है. तो इसलिए ये क्या है भाई, ये इसलिए बोलते हैं इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. टेम्परेचर यहाँ पे आ गया. ठीक है भाई, इजी से ग्राफ से, इसके दो ग्राफ है बस, एक बॉइलिंग पॉइंट का, एक फ्रीजिंग पॉइंट का. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, वहां पे ग्राफ उधर. इतना थोड़ा इतना तो आता है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. बस याद रखना है, इतना याद रखना है. लास्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे बहुत चक्कर आ जाते हैं तुम लोग को क्या समझने में, ऑस्मोसिस समझने में. क्या समझने में दिक्कत होती है भाई, ऑस्मोसिस समझने में प्रॉब्लम हो जाती है हमें. क्या है ऑस्मोसिस, देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्या है ऑस्मोसिस समझना. व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, या फिर बोल सकते हो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब मूव करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन. किसका हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, सॉल्वेंट के. किसके हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. किसके टर्म में बात कर रहे हैं हम बेटा, सॉल्वेंट के टर्म में बात कर रहे हैं. ऑस्मोसिस क्या है, जब मूवमेंट होगी किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल की. किधर से, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. सिर्फ इतना ही काफी है, नहीं, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ सेमी ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. मतलब क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टिकल्स को अपने से पास होने देगी. सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही. डीट है बड़ी, हाँ भाई ये पास हो सकता है, जाओ, ये कुछ पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने के थ्रू पास होने देती है. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो पास करेंगे. मान लो कि ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है, स्मॉल साइज, स्मॉल है, दिस इज सॉल्यूट का पार्टिकल. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास होंगे. ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस क्या है, अभी वापस से समझो, मूवमेंट ऑफ
सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। एक और वे में समझ सकते हो, यहां पे अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो ये कैसा सॉल्यूशन है अपना, सॉल्यूशन के टर्म्स में बात करें तो ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट थोड़ा सा, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, लो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो मतलब मूवमेंट हो रही है ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, मूवमेंट हो रही है कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ये भी समझ सकते हो, इसे भी हम ऑस्मोसिस बोलते हैं अगर आप सॉल्यूशन के टर्म में समझना चाहते हो तो। सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें सॉल्यूट कम हो सॉल्वेंट ज्यादा हो। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है क्योंकि ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ऑलराइट, ठीक है, यहां तक ठीक है। ये फ्लो कब तक होगा, ये फ्लो कब तक चालू रहेगा, ये फ्लो तब तक चालू रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। कब तक चालू रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है भाई, solvent particles flow from their higher concentration to their lower concentration through a semi permeable membrane। ये तो कभी जीवन में भूलना नहीं है, ये थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस अगर डेफिनेशन भी लिख रहे हो कहीं पे तो एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भूलना नहीं है लिखना। अगर बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के समझते हो तो वो डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन भी तो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वहां कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया व्हाट इज ऑस्मोसिस। अभी एक्चुअल में बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। एक्चुअल में बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। देखो यहां पे इधर सॉल्वेंट पे भी कुछ प्रेशर लग रहा है तो इसको मान लेते हैं P। यहाँ पे सॉल्वेंट पे भी क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन की साइड पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। क्या हमने सॉल्यूशन की साइड पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं किया। क्या इस साइड पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगाते हैं उसको पाई बोलते हैं। मतलब मैं मान लो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर भी लग रहा है। पाई मतलब कैसे डिनोट, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय पाई। अभी यहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो प्लस हमने जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है वो लग रहा है। अभी हमने जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया कहां पे, सोल्यूशन की साइड पे, जैसे ही हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो ये जो सॉल्वेंट यहाँ पे मूव कर रहा था वो फ्लो रुक गया। वो फ्लो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो द एक्स्ट्रा प्रेशर that is applied to the solution side to stop the flow from the solvent side to the solution side is called as osmotic pressure। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है osmotic pressure। डिनोट करते हैं पाई से। डिनोट कैसे करेंगे, पाई से। क्लियर है, ठीक है। अभी इसका ये क्या है मैम, इसका फॉर्मूला क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। सो ऑस्मोटिक प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन पता है सबको, आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या होता है बताओ। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT, ये होती है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे क्या मैं प्रेशर को पाई लिख सकती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो पाई V इक्वल्स टू nRT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्या मैं, अगर मुझे सिर्फ पाई की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं nRT/v यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, n/v लिख सकते हैं। अभी n/v देखते ही क्लिक होता है कि ये क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। किसका फॉर्मूला है भाई, मोलैरिटी होता है अपना, मोल्स बाय वॉल्यूम। याद है ना, मोलैरिटी क्या, मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू mRT, लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू mRT। मोलैरिटी क्या है अपना, दिस इज ओनली कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये m हम c लिख सकते हैं, हाँ सब्स्टिट्यूट ही तो करना है उसकी जगह पे, CRT। ये होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है भाई, दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, सिंपल है। ऑस्मोटिक प्रेशर में ज्यादा कुछ नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, कहां पे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं कहां पे, सॉल्यूशन की साइड पे। जब हमने ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो ये जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, ये साइड में जो फ्लो हो रहा है ना सॉल्वेंट का, ये जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इसको रुकाने के लिए यहाँ पे हमने प्रेशर लगा दिया, दैट इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होते हैं। उनके मैंने फाइनल फॉर्मूलाज बता दिए, डेरिवेशन बता दिए, क्या होता है एग्जैक्टली वो भी बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बट अगर आपको ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट डाउन कर देना कि मैम हमें ना ये टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैं जब भी as soon as possible है ना, as soon as possible I'll get that to you। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस कीप स्टडिंग।